हमारे निर्दलीय उम्मीदवार मंजू सोनिया नरसिंह मिठड़ी के समर्थन में हम लोग आप लोगों के बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए। सम्मानित साथियों, आज आप लोग वो लोग हैं जिनसे सोनिया जी आपसे कुछ मांगने के लिए आई, अमूल्य चीज जिसकी कोई मूल्य नहीं है, और आप लोग उस अमूल्य चीज को देने वाले लोग हो। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो आपसे बढ़कर के आज के दिन कोई नहीं है। हम लोग तो मांगने वाले लोग हैं, आप देने वाले लोग। वो अमूल्य चीज, जिस चीज के बलबूते पे पूरा देश चलता है, वो चीज जिसके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी और इन बच्चों का भविष्य तय होता है, वो अमूल्य चीज जो हम खेतों के अंदर अनाज पैदा करते हैं, हमारे घरों में लाते हैं, उसका भाव तय होता है उस अमूल्य चीज के माध्यम से। वो अमूल्य चीज जो हमारा भविष्य तय करती है, वो अमूल्य चीज हम आप लोगों के बीच में मांगने के लिए आए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के मंजू सोनिया नरसिंह मिठड़ी को आपके इस गांव से भारी मत देंगे, ताकि हमारा हौसला बढ़े। हम इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 70 और 75 हजार से वोट पाने वाले लोगों की आंखों में आंखें डाल के ये बात कह सके कि हुक्मरानों, हमारी तारानगर की शांति अमन चैन को कौन लूट के खा गया। हम उन लोगों से ये सवाल करें और लोग मजबूर हों जवाब देने के लिए। कब मजबूर होंगे? जब आप लोग हमें मजबूत करोगे, आप लोग मंजू जी को मजबूत करोगे। तब हम लोग उन लोगों के आप लोगों के मार्फत, आपके वोटों के मार्फत उन लोगों से लड़ाई लड़ सकते हैं कि बताओ तारानगर की अमन चैन और शांति को कौन लूट के खा गया। जब तारानगर के किसी भी कोने के अंदर किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो तुम चुप कैसे रह सकते हो? अगर पंडरेव गांव में किसी आदमी के साथ गलत होता है तो पंडरेव गांव के अंदर वोट देने वाले लोग हो, तुम लोग चुप कैसे रह सकते हो? फिर वापस पंडरेव में आकर के वोट मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बात ये नहीं है। गांव के अंदर एक बात चलती है कि पर्ची एक नहीं दिया होगा, आप पर्ची को नहीं मारता। अब बहुत बड़ी चीज है जंगे माध्यमों कि देश के अंदर खोए हुए मान सम्मान पाए जा सके। अगर किसी आदमी ने आपके साथ ज्यादती की है, गलत काम किया है, आपके खिलाफ अगर कोई साजिश रची है, अगर आप चाहते हो उस आदमी का मुकाबला करना, उस आदमी से बदला लेना, तो लाठी गोली से आप नहीं ले सकते। केवल एकमात्र चीज है वोट, जिसे हम ये कहते हैं कि पर्ची एकठी घेरिया होना। केवल मात्र बा पर्ची को नहीं है। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान बनायो, तो SC ST ने आरक्षण दियो, और भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 340 लिखो और बैंक अंदर वो प्रावधान करो कई आर्टिकल के माध्यम एक आयोग बनाए जागो, और वो आयोग ही देश के अंदर घूम के सर्वे करेगो
और वो सर्वे करके सरकार के सामने रिपोर्ट रखेगो कि इस देश के अंदर अति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसे हम आज ओबीसी के नाम से जानते हैं, उन लोगों को मजबूत स्थिति क्या है, शासन और प्रशासन में उन लोगों की स्थिति क्या है, और फिर उसको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह आर्टिकल 340 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था की। सबसे पहले इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, तब काका कालेलकर आयोग के नाम से एक आयोग बनाया गया था। खासतौर से युवा लोग मेरी बात पे ध्यान दें, काका कालेलकर नाम का एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का काम था कि आप पूरे देश के अंदर घूम के ये रिपोर्ट बना करके लाइए कि वास्तव में इस देश के अंदर पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। 1953 में अपनी वापस रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा था कि इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इस देश के अंदर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने उस आयोग की सिफारिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर किसी ने सोचा भी नहीं था इस देश के अंदर बगैर कांग्रेस राज आएगा, लेकिन पहली बार देश के अंदर 1977 के अंदर बगैर कांग्रेस सरकार बनी, मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब उस आयोग को वापस बनाया गया था और उस आयोग का नाम रखा था मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन ने वापस अपना पूरे देश के अंदर भ्रमण करके रिपोर्ट तैयार की कि वाकई इस देश के ओबीसी वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन जब तक उस रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश किया तब तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हट चुके थे, चौधरी चरण सिंह बने और गए, चौधरी चरण सिंह वापस हट गए थे और इंदिरा गांधी इस देश के अंदर फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। और फिर उस जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको पाड़ करके कांग्रेस ने फिर ने एक टोकरी के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर दिमक लग गई। लेकिन 89 के अंदर फिर से देश के अंदर गैर कांग्रेसी माहौल बना। एक बार फिर से राजीव गांधी हाय हाय के नारे लगे, बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था। 89 के अंदर फिर इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और देश का प्रधानमंत्री वीपी सिंह बना। तब इस देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा धरना दिया था और ये कहा था मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए वीपी सिंह से कि वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। सब कुछ करने के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने सोचा कि ऐसे मानने वाले नहीं है। फिर हरियाणा के अंदर ताऊ के नाम से प्रसिद्ध ताऊ देवीलाल से मिले और नारा लगाया, ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले से बोलेगा। सम्मानित साथियों, तब जाकर के हम लोगों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई 1990 में जीती और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। इसका मतलब ही है कांग्रेस इस देश के अंदर अति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कितना भला कर सकती है, आप लोगों को मैंने बताया। और फिर मंडल कमीशन लागू होने के बाद उस मंडल कमीशन का विरोध करने वाले लोगों कौन लोग थे? मंडल को कमंडल में किसने बदला? ये आडवाणी जो रथयात्रा लेकर निकला था अयोध्या तक, वो लोग मंडल को कमंडल में बदल करके और आपके आरक्षण का विरोध किया था। ये कौन लोग हैं? आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को जवाब नहीं दे सकते। आज देश के अंदर माहौल क्या बनाया जा रहा? माहौल ये बनाया जाए, कोई ये कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। बताओ मेरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? एक मुसलमान का नाम बताओ जिसने तुम्हारे मंडल कमीशन और आरक्षण का विरोध किया, बताओ। आप लोग नहीं बता सकते क्योंकि किसी ने किया ही नहीं। मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको किसी मुसलमान से खतरा नहीं है, न ही आपको किसी हिंदू से खतरा है। ये लोग चंद मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ की राजनीति को साधने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से यह कह सकता हूं, इस देश के अंदर
5% चाटुकार नेता, 5% जिन लोगों के इर्द गिर्द इस देश की राजनीति घूमती है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया, तो मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया परिवार, मतलब इन लोगों के इर्द गिर्द जो राजनीति घूमती है पूरे देश की, इन लोगों की गलत नीतियों से तुम्हारे इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। और मुझे ना तो कोई हिंदू खतरे में नजर आ रहा है, ना कोई मुसलमान खतरे में नजर आ रहा है। हम लोग भाईचारे में रहने वाले देश में, हम लोग आपस में भाईचारा से रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग अपना वोट देने से पहले केवल मात्र तारानगर की व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, कौन स्थिति, ये आदमी वहां दे रहा है मैं वहां नहीं दूंगा, इस चीज को छोड़ करके दूरगामी परिणाम क्या होंगे आपके इन वोट का, दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे, तुम्हारे आने वाले इन बच्चों का परिस्थितियां क्या रहेंगी। तुम वोट दे रहे हो, वो लोग तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे, इसके ऊपर वोट दिया जाता है। और जिस दिन आप लोग इस बात के ऊपर विश्वास करके वोट देने लग जाओगे, तो मैं मंच के माध्यम से कह सकता हूं, ये गांव के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि आज तक अगर इन लोगों से आप हिसाब लो ना, तो इन लोगों ने जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने घर घर टूटी लगा दी, पानी पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, घर घर लाइट पहुंचा दी, तो जको राज में रहेगा वो करेगा। अगर थे नहीं करो तो मन करानो भी आवे, लेकिन समस्या क्या है, 5 साल बिल्कुल आप दुख पावा, माइंड में क्या सेट बैठे अब क्या आने दो। लेकिन जो ही चुनाव आवे, जो ही माहौल बने, आप वोट जितना खातर थोड़ी गिरा, आप इधर राण खातर वोट गिरा जितना खातर, मतलब आप अपना वोट यह कौन गिरा कि ओ आदमी वोट गिराना जब जीत सी अट्ठे गिरा तो हार जा, इन लिए कौन गिरा। अगर कोई थारी लड़ाई लड़नी हो आदमी है, अगर थारी कोई आवाज उठानी हो आदमी है, वह नगर से मजबूत कर दो, तो मैं ही मंच के माध्यम कह सकूं नेता की नींद उड़ जीसी। अगर थे राजेंद्र राठौड़ ने वोट नहीं गए, नरेंद्र बुडानिया ने गिर दे तो भी कोई दिक्कत को नहीं। अगर नरेंद्र बुडानिया ने गए, राजेंद्र राठौड़ ने गए तो भी मान लो कोई दिक्कत को नहीं। अगर थे कोई तीसरे पाने में वोट गिर रहे हो तो फिर दोनों में तकलीफ है। क्यों? क्योंकि जब चौकों से निकलने के बाद दोनों एक ही गाड़ी में जाए, आपन बावड़ा बनावा बेटा। चलो कोई से निकलने के बाद दोनों एक ही गाड़ी में जाते हैं। अगर नरेंद्र बुडानिया तारनगर से चुनाव नहीं लड़ता है तो बताओ कितने लोग ये कहेंगे कि नहीं हमारे यहां से चुनाव लड़ो। कोई है एक भी आदमी सिंगल नहीं है जो ये कहेगा ना बुडानिया जी थे माने छोड़ के ना जाइयो, एक ही आदमी को नहीं। बस चूरवारा कौन के राठौड़ ने एक ही गण है। कोई वीडियो वायरल होगा फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, या आपने कोई स्टेटमेंट सुना क्या चूरू के किसी आदमी को क्या माने राठौड़ छोड़ के गलत कराया। और आपने बुडानिया जी उड़ जाओ खटी नक है, आप एक आदमी अगर तारनगर को आ कह दे कि ना बुडानिया जी थे हमारे चुनाव लड़ो, ये लोकप्रियता नहीं है भाई। इसका मतलब ये है, हाँ मैंने एक चीज जरूर देखी थी, राजेंद्र राठौड़ का जैसे नाम अनाउंस हुआ ना कि तारानगर से चुनाव लड़ेंगे राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ के घर चूरू के माइन और लाल सारण और वासुदेव चावड़ा दोनों जना मिठाई खा के बांती बांती मिल जरूर। आप फोटो में ही देखी फेसबुक के ऊपर। अब थे बन पूछो एक तो राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर टिकट मिली, ई खुशी का माइन बाती बाती मिलिया कर लाल जी टिकट मिली, ई खाती मिलिया, इंगो मैंने बेरोकन लेकिन बाती बाती जरूर मिलिया। और वह लोग आपस के अंदर आपा लोगन जो कोई भाईचारो आपनो है
ये भाईचारा मेट के ये भाईचारा दरकिनार करके और वह लोग अगर आप वोट मांगने आवे तो आप अमूल्य चीज की लोग देवा अब बहुत बड़ी गलत चीज है माइता। ये सोनिया जी आप लोगों के बीच में बैठे, नरसिंह जी आप लोगों के बीच में बैठे, आपकी गांव की समस्या को कौन समझ सकता है? जो आपके गांव से उठ के कोई आदमी अगर विधानसभा में जाएगा तो वो आपकी बात को उठाएगा। अगर वो लोग अब राजेंद्र राठौड़ का पराक्रम सिंह राठौड़ जान गया, नरेंद्र बुडानी का अमित बुडानिया जान गया, राम सिंह कस्वा का राहुल कस्वा जान गया, आ तीन बार बड़ा करके अपने खेत में ले जानिया कहते कुमार कुम सो तो मुंह का नहीं आंगली करते बेरो ही गुंदो आ सोना की चमचिया में रोटी खाई डी आंगी। अपनी खेती के अंदर अपने गांव के अंदर अपनी क्या समस्या है इमो समाधान कौन आदमी कर सके? आपने बीच में उठनी आदमी कर सके? आ लोगों ने पत्तों को नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह जरूर कहा था कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, आज के बाद रानी के पेट से राजा उत्पन्न नहीं होगा, रानी के पेट से राजा नहीं बनेगा, लेकिन अब लोहे की मत पेटी से राजा निकलेगा। ये परिपाटी बदली है वायता, लेकिन राजा बदलना तरीकों को नहीं ट्रिक को बदलिया, लेकिन राजा में बेटा ही राजा बना। दीपचंद राजा, राम सिंह राजा, फिर राहुल कस्वा राजा, अब राजेंद्र राठौड़ राजा, फिर पराक्रम सिंह राठौड़ राजा, फिर बांग और कोई जाम जागो, अमित बुडानिया और कोई जाम जागो। ए सामने खड़ा पराक्रम मित्र अन्य बारे में कभी सोची गए थे? अगर कोई बोलो साड़ो आम कोई पराक्रम राठौड़ चुना, अगर कोई लिया हुआ टिकट नहीं तो जामनी जब्त करवा दो। बैठ जी टिकट कोई नहीं मिली, बागी हो गया ले टकड़ के बागी होता ही बोलिया कि ना निर्दलीय चुनाव लड़ूंगे बैजी बैजी निर्दलीय चुनाव मारती हूँ। अब कट्ठे हैं बैजी पूछो शुरू सरगाम आवे जदे कि मैं 42,000 वोट दिया बा वोटा तो नहीं दो कौन है तू यहाँ क्या माने कि तू जाऊं तो तेरे गैल उड़ जा है। हमारा भी स्वाभिमान है, हम भी थोड़ा बहुत मान सम्मान रखते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं तो इस माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोनिया जी को वोट दें ताकि आपकी आवाज बुलंद हो, आपके समस्याओं का समाधान हो। ये सोनिया जी वो हैं जो अपनी शादी के मात्र 1 महीने बाद हरियाणा और पंजाब यानी हमारे निकटतम राज्यों से बाहर से जो महिलाएं हमारे राजस्थान के अंदर विवाहित होकर के आती हैं, उन महिलाओं को जनरल में गिना जाता है, भले वो ओबीसी की हो भले ही वो एससी की हो, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। उन महिलाओं को राजस्थान के अंदर आरक्षण का फायदा मिले, इसके लिए ये राजगढ़ से जयपुर तक पैदल यात्रा की थी मात्र अपनी शादी के 1 महीने बाद। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब हम लोगों ने राजगढ़ के अंदर भैया सिंह मेघवाल का जब यहाँ बहुत बड़ा मान सम्मान किया था, उनको एक गाड़ी भेंट की थी, उस टाइम उनका 1 महीने का मात्र 1 महीने के बच्चे को लेकर के गांव डाणी जाकर के प्रचार किया था। ये सोनिया जी आप लोगों के लिए 24 घंटा लड़ेगी। आप लोगों के अगर गांव के अंदर कोई समस्या आएगी, आप लोगों को हो सकता है कोई दिक्कत आएगी, तो मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ तब आप लोग उनको फोन करोगे, आपके फोन के कटने से पूर्व आपका इनका कोई ना कोई कार्य करता या फिर ये स्वयं आप लोगों के बीच में हाजिर हो जाएगी। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के यहाँ से आप लोगों के आपके गांव से आगे निकालेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय भीम।